चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अब आपका एग्जाम्स का लास्ट एग्जाम की तरफ तैयारी चल रही है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की। हाँ जी ध्रुव, गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम आ रहा है क्लियरली ऑनलाइन वाले बच्चों? आपका मेरे को नहीं आ रहा है कुछ भी। हाँ जी बताइए, वॉल्यूम आ रहा है ध्रुव? हेलो 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 हेलो। ये वॉल्यूम यहाँ से जा नहीं रहा है लग रहा है। हेलो हेलो ध्रुव बाबू बता दो, मैसेज करके बता दीजिए। बता दो ध्रुव। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर क्लियर है ऑडियो? क्लियर। तो बताइए कैसा गया पेपर भाई? सर इकोनॉमिक्स। अच्छा गया। यस सर। अच्छा आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। तो बच्चों आप सबको मैंने ये अकाउंट्स का रिवीजन बुक दिया होगा इस तरीके से। ये रिवीजन बुक जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर भी मैंने क्या किया था वही सीक्वेंस हम यहाँ पे भी फॉलो करने की ट्राई करेंगे। आपका हम क्या करेंगे, एक सीक्वेंस बनाने जा रहे हैं मिनिमम टारगेट का। जैसे आज 20 तारीख हो गई है, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 तारीख को तो हमारा पेपर ही हो गया। हमारे पास टोटल 6 दिन हो गए। अब इसके अंदर एक मिनिमम टारगेट रखेंगे डे का। उसके अलावा आप कुछ भी करना चाहें वो आपकी इच्छा है कि यस उसके अलावा आप कुछ भी करिए, नो प्रॉब्लम। जैसे मैंने इकोनॉमिक्स में भी इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी बट ड्यू टू सम रीजंस वो हो नहीं पाया। बट यहाँ पे अगेन उसी को ट्राई करते हैं। जैसे आज हम क्या करेंगे, कुछ चैप्टर्स उठाएंगे बुक 1 के अंदर से। बुक 1 के अंदर से फंडामेंटल्स उठाएंगे, अभी सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। और एक गुडविल उठाएंगे और एक चेंज इन पीएसआर। ये मैं टारगेट वैसे लेकर आया हूं। अगर हमें लगा कि मोमेंटम बन रहा है तो एडमिशन रिटायरमेंट या ऐसा कोई चैप्टर भी उठा सकते हैं। हालांकि वो दोनों बड़े चैप्टर्स हैं तो मैं ये चाह रहा हूं कि वो कल के दिन रख लें, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने 2 दिन बुक 1 के लिए लगाएंगे, एक दिन बुक 2, या अगर हमें लगा ऐसा कि यस बुक 2 के लिए एक और दिन की रिक्वायरमेंट है तो उस तरीके से फिर बुक 3, डिपेंडिंग अगेन इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट की खत्म करना ही करना है। अगर हमें लगा कि एक्स्ट्रा टाइम की और रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो उस हिसाब से हम एक्सटेंड कर देंगे। फिर 24-25 तारीख को पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस पे ही फोकस रखा गया है। बट अगर हमारा रहता है कि जैसे आपका पहले कवर हो जाता है, आप चाहते हो कि नहीं मैं पेपर पहले से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें बुक 2 के ऊपर ज्यादा टाइम लग रहा है, वहां पे कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है, इसको बंद कर दो दरवाजा। हमारे बुक 2 के कॉन्सेप्ट थोड़े वीक है, उस पर ज्यादा टाइम लगाना चाह रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बुक 3 का लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, आप अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। बट एक मिनिमम टारगेट अचीव करना है डे का, वो जरूर ध्यान में रखना। एडवांटेज हमारे पास ये है कि आपके पास जितने भी हमने लेक्चर कंडक्ट कर रखे हैं वो आपके पास ऑलरेडी एक जगह पे अवेलेबल है। कभी भी कोई चैप्टर में दिक्कत आ रही है, आप डिटेल में रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो आपके पास 6 दिन मोर देन सफिशिएंट है। आप वो लेक्चर्स जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। डाउट्स आएंगे तो अगले दिन जब हम मिलेंगे वो डाउट सबसे पहले एंटरटेन करेंगे, या टुवर्ड्स द एंड उन डाउट्स को एंटरटेन करेंगे। तो आइए सबसे पहले फंडामेंटल से शुरुआत करते हैं। आइए भाई साहब, आपकी तो वही शक्ल बदल गई है। आजकल जा नहीं रहे कहीं शादी वादी पे क्या? खत्म हो गया। चलो आइए फंडामेंटल्स की शुरुआत करते हैं। बच्चों निकालिए बुक्स, निकालिए रिवीजन बुक्स। अब बच्चों इसके अंदर ध्यान रखना, जैसे जब हम टारगेट की बात करते हैं, जैसे फंडामेंटल्स का मैं यहाँ पे टारगेट ये लेकर आया हूं कि आपको सारा का सारा रिवीजन करवाना है कॉन्सेप्ट्स का। यहाँ पे जो मैंने आपको ये बुक दे रखा है, रिवीजन बुक जो दे रखा है, इसके अंदर ना ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि इसके अंदर आप सिर्फ इतना इतना कर जाएंगे तो हो गया, बट ये इससे आपका रिवीजन कवर जरूर हो जाएगा, ये पक्का है। इसको करने के बाद जैसे इसके पीछे एमसीक्यूज गिवन है, अगर हमारे पास टाइम परमिट करा तो यहीं पे एमसीक्यूज करके
उसके बाद आपको घर पे बैठ के या यहाँ पे जैसा भी टाइम होगा इलस्ट्रेशंस मिनिमम कवर करनी है, मिनिमम है इलस्ट्रेशंस। अगर इलस्ट्रेशंस के अलावा आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी करना चाहें इन चैप्टर्स के, वो भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या रिक्वायरमेंट लग रही है किस चैप्टर के अंदर। यहां तक क्लियर होते हैं? आपके पास फुल राइट है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने शेड्यूल्स को या प्रैक्टिस को, कि बढ़ाना चाहें या घटाना चाहें। चलो बाद में मिल लेना, फटाफट से बैठ जाओ। आइए शुरुआत करें। सबसे पहले तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 आता था बुक 1 के अंदर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बात होती थी, यहाँ पे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप की बात होती थी। सबसे पहले पार्टनरशिप में हो क्या रहा है बच्चों, बिजनेस वही है, अकाउंटिंग आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हो, बट अब एक ही ओनर नहीं होता, ओनर बहुत सारे होते थे। मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50। ये आपस में क्या करते थे बच्चों, एक डीड साइन करते थे, इस डीड को क्या बोलते थे, पार्टनरशिप डीड। अच्छा, अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं होता था तो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता था, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो भी पढ़ेंगे। तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते थे, क्या बनता था, ट्रेडिंग, पीएनएल, फिर बनता था एक नया कॉन्सेप्ट आया था आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और फिर बनता था आपका बैलेंस शीट। अब आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग और पीएनएल तो आता नहीं था, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, ये सब बनाने के लिए आता है। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये याद रखना है बच्चों। तो पार्टनरशिप का ये डेफिनेशन गिवन है, इसके की फीचर्स याद कर लीजिएगा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट, इसे ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। बिजनेस विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी, ये आपका बिजनेस स्टडीज में ही आता है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, एक पार्टनर सभी को रिप्रेजेंट कर सकता है और सभी एक पार्टनर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई बाय चांस अगर पार्टनरशिप का दिवालिया निकल गया तो जो पार्टनर है उनके पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जाएगा। ये बात समझ में आता है हमें। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, रजिस्ट्रेशन नॉट कंपल्सरी, ये तो थ्योरेटिकल है। मेन आपके ये पहले 4-5 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब नोट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप इट मस्ट बी 2। ये सेक्शन याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, लॉ का पेपर नहीं है आपका। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शैल नॉट एक्सीड द लिमिट एज स्पेसिफाइड इन द रूल्स व्हिच इज एट प्रेजेंट 50। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50। अब डीड के अंदर बच्चों क्या क्या लिखा होता है, डीड के अंदर ये सारी चीजें कंटेंट लिखा होता है कि भाई क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है पार्टनर्स का, कौन कौन पार्टनर है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, बाय चांस अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट होती है तो कौन सेटल करवाएगा, एंड सो ऑन। Importance of partnership deed. Partnership deed and its registration is not compulsory, but it is always better to have agreement in writing. अब यहां पे देखिए बच्चों, प्रोविजंस इफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर तो बच्चों डीड है तो जो डीड में लिखा गया है उसके हिसाब से होगा। अगर डीड एब्सेंट है, मतलब डीड के अंदर कुछ भी नहीं बता रखा, डीड एब्सेंट है, तो कौन सा कानून लगेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताएगा कि भैया आपको क्या चीज करनी है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये की पॉइंट्स आपको याद रखने, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस बाय अ पार्टनर 6%। बच्चों ये कौन से लोन की बात चल रही है, जो पार्टनर ने फर्म को दिया है या पार्टनर ने फर्म से लिया है, दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज पेड एट 6% पर एनम, यानी कि पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया है उस पर मिनिमम 6% का मिलेगा अगर डीड एब्सेंट है तो। अगर डीड प्रेजेंट है तो जो डीड में लिखा है वो चीज, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चों चार्ज का मतलब क्या होता था, चार्ज का मतलब ये होता था कि आपको वो खर्चा देना ही पड़ेगा, आपको मतलब फर्म को वो खर्चा देना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट है या लॉस। बट अप्रोप्रिएशन
आपकी पीएनएल अप्रोप्रिएशन की आइटम्स होती थी वो तभी देना है जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस के केस में नहीं देते। तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस ये आपका चार्ज होता है। चार्ज का मतलब क्या हो गया, ये पीएनएल की आइटम, पीएनएल के अंदर आएगा ये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा रहेगा बच्चों, बराबरी का, अगर डीड एब्सेंट है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा, रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल पार्टनर्स एग्री। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन कब है बच्चों, जब आपका डीड एब्सेंट है। अगर डीड प्रेजेंट है तो जो डीड में लिखा है वही होगा। ये आपका थ्योरी के अंदर 1 मार्कर टाइप में भी आ सकता है, तो उस हिसाब से भी ध्यान रखना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चों चार्ज का हमने क्या डिस्कस किया, वो आइटम जो आपकी पीएनएल में आ रही, और अप्रोप्रिएशन मतलब वो आइटम जो आपकी पीएनएल अप्रोप्रिएशंस की आइटम। अगर मैं यहां पे हल्का सा फॉर्मेट याद करवाऊं तो ये देखिएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। सबसे पहले तो क्या होता था, ऊपर से प्रॉफिट आता था पीएनएल के अंदर, फिर इसके अंदर कितनी आइटम आती थी बच्चों, मैंने गिनती की करवाई थी 5। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा पार्टनर का सैलरी या कमीशन, सैलरी या रेम्यूनरेशन, चौथा पार्टनर को कमीशन, और पांचवा ट्रांसफर टू रिजर्व। इन 5 के अलावा कुछ भी पेमेंट हो रहा है वो सारी की सारी कहा जाएगा पीएनएल के अंदर। ध्यान रखिएगा, ये रिकैप के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आपको कोई भी चीज याद नहीं आ रही हो ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि अब ना काफी लंबा गैप हो चुका होता है आपका, जब आपने लास्ट अकाउंट्स पढ़ा होगा बहुत पहले पढ़ा होगा, अब लंबा गैप हो चुका है, तो हो सकता है आपको कई चीजें भूल गई हो। सुन सुन के याद आ रहा है काफी है, इसके बाद बैठ के आपने क्वेश्चंस ही लगाने। आप समझ रहे हो ये बात, एक बस ब्रशअप करवाना है मुझे। ब्रशअप करने से क्या होगा, एटलीस्ट जो आपने पहले सुना होगा या पहले किया होगा ना वो याद आ जाएगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ चैप्टर उठा के कर लो, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है बस। तो 5 तो ये हो गए। अच्छा, इसके बाद जो बचता था वो या तो डिविजिबल प्रॉफिट होता था, अगर बाय चांस लॉस निकलता है तो इसके भी कुछ स्पेशल केसेस थे, वो थोड़ी देर में डिस्कस करते। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन 5 आइटम आती थी। वापस चलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन एक्सपेंस एंड हैज डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये पीएनएल के डेबिट साइड पे आता है, और ये दिस इज अलाउड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन से पहले बनेगा। इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर्स, यानी कि यहाँ पे 5 आइटम्स आ जाते हैं, 5 आइटम। इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज अप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल चार्जेस। बच्चों मुझे बस एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर वापस आते हैं, अगर इसके अंदर पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या आप ये आइटम बांटोगे? नहीं बांटोगे। लॉस के केस में अप्रोप्रिएशंस नहीं बांटते हैं। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है फॉर एग्जांपल कि आईओसी इट इज अ चार्ज, तो क्या करेंगे बच्चों, तो फिर ये पे करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। दोबारा से मैंने क्या बोला कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब आपको क्या है, प्रॉफिट है। लॉस के केस में नहीं देंगे, या सैलरी नहीं देंगे, या कमीशन नहीं देंगे तब तक। बट अगर क्वेश्चन में लिख दिया इट इज अ चार्ज, इट हैज टू बी पेड, तो ये पे करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, तो ये पीएनएल की आइटम बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ना बच्चों यहाँ पे छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद रेंट वगैरह। तो इसकी छोटी छोटी ब्रीफिंग करने के बाद फिर हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन पे मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू दी फर्म, फटाफट से बताइए, अगर डीड एब्सेंट है तो कितना इंटरेस्ट रहेगा, 6% पर एनम का। इसका नेचर क्या रहेगा बच्चों, ये चार्ज है, चार्ज का मतलब ये देना ही पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट है चाहे लॉस। इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट टू लोन, लोन टू कैश, फिर पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ये जर्नल एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, हालांकि आने के चांसेस इसके कम रहते हैं ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के, बट आपको पता होना चाहिए। आ रहे हैं उस पर भी आते हैं, यस आएगा मेनली वही, बट एक बार रिकैप करने से। इसमें कोई डाउट से बच्चों हमें? नेक्स्ट, चाहिए वही चीज रिपीट कर रखे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू द पार्टनर। बताओ बच्चों, अगर डीड एब्सेंट है तो फर्म पार्टनर को कितना कितना चार्ज करेगी इंटरेस्ट? कुछ नहीं चार्ज करेगी।
A firm may give loan to a partner. Interest on loan by firm to a partner is charged if it is agreed by the partners to charge interest at agreed rate. अगर deed does not provide for interest or agreement to charge interest does not exist, interest is not charged on loan given by the firm to a partner. मतलब अगर डीड एब्सेंट है तो आप यानी कि फर्म पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा ऑन लोन। डिफरेंस समझ में आता है? इसका जर्नल एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट, कैश टू पार्टनर्स कैपिटल और आखिरी में इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला कोई इंटरेस्ट नहीं देना है और यहां पे इंटरेस्ट 6% का देना ही देना है, ये मिनिमम हो गया। नेक्स्ट, रेंट पेड या पेबल टू अ पार्टनर। बच्चों ये बात बताइए, बच्चा बहुत बार कंफ्यूज हो सकता है कि रेंट पार्टनर को ही जा रहा है, क्या ये चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है? चार्ज है, यानी कि पीएनएल की आइटम है ये। तो रेंट पेड या पेबल टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि देना ही पड़ेगा, ये पीएनएल की आइटम है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज रेंट इज पेबल टू अ पार्टनर फॉर लेटिंग द फर्म यूजेस पर्सनल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, जो भी रीजन दे रखे। तो रेंट टू कैश या रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, बात एक ही है। और फिर पीएनएल टू रेंट, समझ में आता है? तो सिंपल जर्नल एंट्री हो गया इसका। अच्छा, मैनेजर कमीशन बच्चों ये भी क्या होता है? मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म, देयरफॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम कॉम्पेंसेशन इज पेबल वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। मैनेजर कमीशन कहां चला जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड पे चला जाएगा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डाउट्स इसके अंदर? नेक्स्ट, आ जाओ बच्चों, यहां पे कुछ टर्म्स डिफाइंड है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपल भाषा के अंदर जो पीएनएल के लास्ट में बच जाता है ना, उसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। जो पीएनएल के लास्ट में बच जाता है उसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। अच्छा, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के लास्ट में बच जाता है ना, वो दोबारा से क्या बात कर रहे हैं? जो पीएनएल में ट्रांसफर होके आ रहा होता है ना, ये ऊपर, इसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और अगर इस साइड पे आ रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहां डिटरमाइन होता है? पीएनएल के अंदर डिटरमाइन होता है। और एक छोटा सा डेफिनेशन आ रहा है इसके बारे में, जो ये बच रहा है ना, इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और अगर इस साइड पे बच रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल लॉस। समझ में आता है ये? अब बच्चों इसके फॉर्मेट, अगेन लास्ट टाइम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट की बात करें तो इसके अंदर कितनी एंट्रीज होगी? सबसे पहले तो ट्रांसफर होके आ रहा है क्या? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। कितनी आइटम आएंगे इसके अंदर? 5। आईओडी, आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व। लास्ट के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट आया, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिविजिबल लॉस आया, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कोई डाउट्स इसके अंदर? नेक्स्ट, इसका आपको जर्नल एंट्री पता होना चाहिए। एक एक करके पिकअप करते हैं, जल्दी बोलिए। पीएनएल, पीएनएल, पीएनएल में बेसिकली, अच्छा बच्चे का डाउट आ रहा है, मैं समझाता हूं। ये देखिए, बच्चे ने डाउट ये पूछा कि सर मान लीजिए पीएनएल है और ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। वैसे तो हम आईओसी इधर लिखते हैं क्योंकि अप्रोप्रिएशन की आइटम है। बाय चांस अगर पेपर में लिखा हुआ आता है इट हैज टू बी पेड इररिस्पेक्टिव ऑफ दी जो भी सिचुएशन, यहाँ उसके अंदर बोल दिया इट इज अ चार्ज, तो ये यहाँ नहीं लिखते, यहाँ आ जाता है। अब पेपर के अंदर क्या पीएनएल अकाउंट अलग से बनाना होगा? नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे लिखते हैं ना बाय पीएनएल, मान लो 5 लाख का प्रॉफिट है तो इसमें से आईओसी माइनस करके ऐसे दिखा देंगे। पीएनएल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और इस चीज का आप नीचे नोट लिख के जरूर आएंगे। क्लियर हुई बात? एक एक करके बच्चों जर्नल एंट्री पिकअप करते हैं फटाफट से। अब मैं इसको ना नंबरिंग कर देता हूँ, ज्यादा खिचड़ी पक गई है इधर। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चीजों की जर्नल एंट्री चाहिए।
सबसे पहले रिकॉल करिए बच्चों, पीएनएल से नेट प्रॉफिट उठ के कहाँ आ रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर। पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है इस एंट्री की वजह से। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया। अगर यही चीज नेट लॉस होता तो इसका उल्टा हो जाता। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर मैं बात करूं तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो गया बच्चों हमारा, पार्टनर्स कैपिटल टू आईओडी, फिर यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब बच्चों अब आपका इतना मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए कि आपको समझ में आए, यहां पे कैपिटल स्लैश करंट लिखा हुआ है। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम करवाया होगा ना, तब ये चीज मैंने उस टाइम पे इतना नहीं बोली थी। क्यों, क्योंकि तब आप थोड़े से नए नए होते हैं 12th में। अब आपको समझ में आना चाहिए कैपिटल कब यूज होगा, जब आपका फ्लक्चुएटिंग है, और करंट कब इस्तेमाल होगा, जब आपका फिक्स्ड होता है। तो जर्नल एंट्रीज अगर इस चैप्टर में मांगी जाए, आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि क्या है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम क्या अज्यूम करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से। आपको दिक्कत रहे तो नीचे मेंशन कर दीजिएगा कि यस वी हैव अज्यूम्ड फ्लक्चुएटिंग। आप पता लगे ऊपर क्वेश्चन में पहले से बता रखा है फिक्स्ड है, और फिर आप फ्लक्चुएशन लिख के आ जाए अजम्पशन में, तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो गया बच्चों, पहले पार्टनर के कैपिटल टू आईओडी, फिर आईओडी टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उल्टा एंट्री हो जाएगा, आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल, आईओसी टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू आईओसी। समझ में आता है, इसी का उल्टा हो गया ना, इसी का उल्टा हो गया, रिवर्स। और यही सेम एंट्री कॉपी पेस्ट किस में लगती है, सैलरी और कमीशन के अंदर, कॉपी पेस्ट सेम टू सेम। समझ में आता है ये, अमृतांशु पिकअप हो रहा है। नेक्स्ट, रिजर्व्स। बच्चों बताइए रिजर्व्स क्या ये पार्टनर के कैपिटल में जाता है, नहीं। रिजर्व्स तो प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो आप अलग से रख लेते हैं, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा नहीं। तो इसका सिंपली एंट्री क्या हो जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स। अच्छा नेक्स्ट, आपका अगर डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है तो बच्चों इसका सिंपली क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर फिक्स्ड है तो करंट, वो तो बार बार वही रिपीट हो रहा है। अगर नेट लॉस बच रहा है तो इसका उल्टा, सॉरी डिविजिबल लॉस बच रहा है तो इसका उल्टा। क्या यहां तक समझ में आया अक्षर? ऑनलाइन वाले बच्चों यहां तक क्लियर है हम? बताओ यस और नो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर ना कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसको आपने बड़े ध्यान से याद रखना है। स्पेशल केसेस क्या क्या होते हैं, आइए मैं हल्का सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये रहा पीएनएल अप्रोप्रिएशन, यहां पे आ गया बाय पीएनएल, यहां पे आ गया आईओसी के थ्रू ही समझा देता हूं सारे केसेस, और यहां पे बच जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। अब मान लो 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आया, आईओसी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख रुपए है, तो डिविजिबल प्रॉफिट 1 लाख रुपए चला जाएगा, कोई स्पेशल केस नहीं है इसमें। अब धीरे धीरे चेंज करते हैं। अब मान लो 2 लाख रुपए की जगह आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 80,000 रुपए। आपका जो पीएनएल आ रहा है वो 80,000 रुपए है। तो बच्चों ये क्या करेंगे इस केस के अंदर, यहां पे 20,000 का लॉस कर देंगे? नहीं, ये 80,000 को हम अप्रोप्रिएशंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोबारा से वर्डिंग ध्यान से याद करिएगा, इसे ऐसे केस पढ़ाया जाता है व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। जब अप्रोप्रिएशंस ज्यादा हैं आपके पास बट आपके पास प्रॉफिट कम है, तो आप क्या करते थे बच्चों, इस 80,000 को इसके रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहां पे बच्चे थोड़े से ब्लैंक लग रहे हैं, आइए मैं आपकी बुक भी ओपन कर देता हूं, हल्का सा इसका एक रिकैप करवा ही देता हूं। रुकिए, सारे क्वेश्चंस करवाने तो मुश्किल रहेंगे, बट ये है कि मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट में ब्लैंक लग रहे हैं तो हल्का सा उसको पिकअप कर लेते हैं।
जैसे ये वाला देखिए, अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अजय इज नॉन वर्किंग पार्टनर, ऐसा ऐसा 20 लाख रुपए का कैपिटल है। विजय इज अ वर्किंग पार्टनर, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर 8% इंटरेस्ट। तो बच्चों 20 लाख का 8% कितना हो गया, 1,60,000 रुपए। एंड सैलरी फॉर वर्किंग पार्टनर 8,000 रुपए पर मंथ, दैट इज 96,000 रुपीज। बट प्रॉफिट तो सिर्फ हमारा 80,000 रुपए है। तो बच्चों अगर आप इस केस के अंदर देखेंगे, आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन इस साइड पे कितना आ गया हमारा, 1,60,000, 96,000, और यहां पे रह गया हमारा कितना, 80,000। तो ये कम है और अप्रोप्रिएशन ज्यादा है ना, आपके लिए सक्सेसफुल नहीं है ये चीज। तो आपको क्या करना है, इस 80,000 को इनके रेशो निकालेंगे पहले आप रफ में, उसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या ये बात गया दिमाग में, कोई डाउट्स? इस चीज को कैसे लिखा गया है, पढ़िए, अप्रोप्रिएशंस एज पर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। There may be a situation where total amount of appropriation as per partnership deed or agreement is more than the amount of profit available for appropriation. In this situation, profit available for distribution among partners is distributed in the ratio of total appropriation as per partnership deed. ये समझ में आया? अच्छा, इसी क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए यहां पे लिखा होता कि आईओसी जो है ना, ये चार्ज है, तो 1,60,000 रुपए का आईओसी आपको देना ही पड़ता, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट हो जाए या लॉस। क्या ये समझ में आ रही है बात? तो अगर चार्ज लिखा हो फिर तो बात ही खत्म, फिर तो वो देना ही देना है, उसकी वजह से लॉस क्यों ना हो जाए। क्लियर होती है, समझ में आता है ये? अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट स्पेशल केस क्या था बच्चों, नेक्स्ट स्पेशल केस ये था, इसी के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,00,000 रुपए है और आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होने की बजाय आपका क्या हो गया, 80,000 रुपए का नेट लॉस। तो क्या उस केस के अंदर भी आईओसी आप बांटेंगे? अगर चार्ज लिखा है तो बांटेंगे, अगर नहीं लिखा है तो नहीं बांटेंगे। ये बात समझ में आता है? तो बेसिकली उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो 1,00,000 रुपए है ये आप दोगे नहीं, मतलब कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं देंगे, बट आईओडी ले जरूर लेगी फर्म। दोबारा से, अगर नेट लॉस हो रहा है तो आप कोई दोगे नहीं पैसा, फर्म पार्टनर्स को कोई भी पैसा देगी नहीं, बट उससे लेने वाला पैसा आईओडी ले जरूर लेंगे हम, और बाकी बचा हुआ डिविजिबल लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको भी पढ़िए, लॉस एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन ऑल क्रेडिट आइटम्स, मतलब आईओडी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे तो आईओडी आता है ना, समझ में आ रहा है? are taken to the profit and loss appropriation but no debit item, that is IOC, partner salary, commission, reserves are taken on the debit side of P&L appropriation. क्या ये दोनों स्पेशल केस समझ में आए हमें? सबका रेशो आ जाएगा, सब मान लीजिए 1,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है और यहां पे आपका आईओसी आ रहा है एक्स का वाई का, सैलरी आ रहा है एक्स का वाई का, कमीशन आ रहा है एक्स का वाई का, तो जो भी इन सबका रेशो बैठेगा ना उस सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितने भी अप्रोप्रिएशन है सबका रेशो निकलेगा। क्या मतलब रेशो? अरे रेशो निकालना है ना, मैथ्स में रेशो नहीं निकालते। 80,000 है, मान लो ये भी 80,000 है, ये 40,000 है, ये 40,000 है, ये 20,000 है, ये 20,000 है, तो रेशो हो जाएगा 4:4:2:2:1:1। तो इस रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये आ रहा है समझ में? अब बच्चों इस चैप्टर के अंदर आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या थे इधर प्लीज? पार्टनर कैपिटल, रेम्यूनरेशन सैलरी, ये तो बेकार टॉपिक है वैसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एडजस्टमेंट और गारंटी। बच्चा स्टार्टिंग में यही बोल रहा था, इसमें से ना आने के काफी हाई चांसेस हैं, पास्ट एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जब हम बात करते हैं, आइए इससे शुरुआत करते हैं।
क्वार्टर हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में निकाला तो उसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज यूज करते हैं एवरेज पीरियड ना बताता हूँ। बच्चे को सबसे पहले तो कुछ याद आना शुरू हुआ, बच्चे ने बोला कि कुछ ऐसे पढ़ा था सर हमने कि एवरेज पीरियड नाम की चीज थी, कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा रिकैप हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि फर्स्ट डे में ही आप एकदम अकाउंट्स याद आ जाएगी, वो बीच में पेपर्स की वजह से थोड़ा सा गैप पड़ा हुआ है, ब्रश अप ही चाहिए। जो आप आईओडी का एवरेज पीरियड बोल रहे हैं ना, वो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी टेबल डाला हुआ है। जब मैं उस पर लेकर आऊंगा ना, ये देखिए ये सारे टेबल का डाटा मैंने डाला हुआ है कि अगर मंथली ड्राइंग्स होगी, बिगिनिंग में होगा तो इतना एवरेज पीरियड, मिडल में होगा तो इतना, एंड में होगा तो इतना। ये एंड मतलब बीच में मैंने डाला हुआ है, यही पूछ रहे थे आप। तो जब ये इस पे आते हैं ना तो मैं इसको रिकैप करवा दूंगा। फिलहाल के लिए वापस ऊपर चलते हैं बच्चों। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जब हम बात कर रहे हैं तो दो तरीके का फॉर्मेट होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। अगर कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में तो अज्यूम क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग। सिंपल सी बात है, फिक्स्ड के अंदर दो अकाउंट्स बनेंगे, कैपिटल अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। बेसिकली आप अगर फिक्स्ड वाले सिस्टम का ये जो दो अकाउंट्स के फॉर्मेट है ना, इनको जोड़ देंगे, कंबाइन कर देंगे, क्लब कर देंगे, तो वो फ्लक्चुएटिंग मेथड बन जाएगा। और अगर आप इसी के फ्लक्चुएटिंग के दो टुकड़े कर देंगे तो फिक्स्ड बन जाएगा। आइए इसको समझाते हैं फ्लक्चुएटिंग के थ्रू। बच्चों कैपिटल का सिंपल सा रूल क्या होता था कि डेबिट कैपिटल को कम करेगा और क्रेडिट कैपिटल को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले यहां पे ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। आगे आ जाओ बलराज, यहां पे ओपनिंग आ गया, यहां पे क्लोजिंग आ गया। अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ गया। अगर आपने विड्रॉ किया है, पैसा निकाला है, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब बच्चों यहां पे रिकॉल करिए प्रॉब्लम क्या आता था, दो तरीके का ड्राइंग लिखा है। एक लिखा है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, जिसे एक और भाषा में भी पेपर में बोला जा सकता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है ना। और दूसरा ड्राइंग्स क्या हो गया, दिस वाज ड्राइंग्स अगेंस्ट, बोलिए कार्तिकेय, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। दो तरीके का ड्राइंग्स होता था। अच्छा मुझे थोड़ा थोड़ा रिकॉल करवाइए, अगर याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो सुनते जाइएगा। इनमें से कौन सा परमानेंट नेचर का ड्राइंग होता था, कैपिटल वाला। कौन सा टेम्पररी नेचर का होता था, प्रॉफिट वाला। इनमें से कौन सा ऐसा ड्राइंग है जो आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस को इंपैक्ट करता था, और कौन सा आईओडी को। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी क्या हो गया, अच्छा ठीक है। हम्म, ठीक है ठीक है। हम्म, मैं अभी करता हूँ आपको ना फ्री होके एक बार कॉल। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ अभी आपको। तो आईओडी की जब बात कर रहे हैं तो बच्चों आईओडी ड्राइंग्स का जो स्केल होता है कि कब ड्रॉ कर रहे हो कैसे है, वो आईओडी को इंपैक्ट करता है। तो अगर सिर्फ ड्राइंग्स लिखा हुआ है तो याद रखना दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बात चल रही है। अच्छा इसके अलावा बाकी सारी आइटम आप देखेंगे, ये सारी आइटम आपकी पीएनएल अप्रोप्रिएशंस की आइटम है। आईओसी कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर का सैलरी, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट। आईओडी लॉसेस। यहां तक समझ में आया। क्या पार्टनर के कैपिटल का डेबिट यानी कि नेगेटिव ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है।
बातें समझ में आई? अब बच्चों इसी के अंदर अगर 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो क्या बन जाएगा? फिक्स सिस्टम। अब फिक्स सिस्टम में क्या क्या जाएगा बच्चों? जितने भी मैंने रेड में टिक लगाए हैं ना वो सारे करंट अकाउंट में चले जाएंगे, और जितने भी मैंने ब्लू टिक लगाए हैं वो कहां चले जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। यानी कि इसी के 2 हिस्से कर देते हैं। कैपिटल में ओपनिंग क्लोजिंग, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। करंट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग, पीएनएल अप्रोप्रिएशंस के आइटम, पीएनएल अप्रोप्रिएशंस के आइटम और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये समझ में आता है? अब इसके अंदर ये ध्यान रखना है आपको कि कैपिटल अकाउंट का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, बट करंट अकाउंट का नेगेटिव ओपनिंग और नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। क्या ये समझ में आया? इसी चीज को अगर आप ये चार्ट के थ्रू देखेंगे, ये आपकी बुक से ही ले रखा है, चार्ट देखेंगे तो ये देखिए फिक्स सिस्टम है, फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड आ गया। और फिक्स सिस्टम के अंदर कैपिटल भी बनेगा, करंट भी बनेगा, और उसकी डिटेल्स थोड़ी सी यहां पे डाली हुई। ये बुक से आपके चार्ट ले रखा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता था बच्चों रेम्यूनरेशन, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। जब हम रेम्यूनरेशन या कमीशन की बात करें, इस टॉपिक में ज्यादा दम नहीं है, बस इसके अंदर ये ध्यान रखना है। पहली बात तो रेम्यूनरेशन सैलरी क्या होता है बच्चों? अप्रोप्रिएशन होता है या चार्ज होता है? अप्रोप्रिएशन होता है। हाँ, ये तभी अलाउ करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी कैलकुलेटेड, कमीशन कैन बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर। ये बिफोर आफ्टर को आपको ध्यान रखना है बस, कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट है जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो वो बिफोर के केस में निकाल रहे हो या आफ्टर के केस में। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं बिफोर के केस में निकाल रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। बट अगर आफ्टर वाले की बात चल रही है तो क्या हो जाएगा? जो भी कमीशन है डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन, मतलब डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा कमीशन। क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना दम नहीं था। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहली बात किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल से निकालते। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे पिकअप करिएगा मेरे साथ। मान लीजिए साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए का आपके पास कैपिटल था। 3 महीने बाद आपने इसमें से 20,000 रुपए निकाल लिया तो 80,000 रुपए रह गया। 6 महीने बाद आपने इसमें 50,000 रुपए और डाल दिया, 1,30,000 रुपए हो गया। और एंड में आते आते आपने 3 महीने बाद 20,000 रुपए और डाल दिए तो 1,50,000 हो गया। तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्टिंग से निकाला जाता है प्रोपोर्शनेट ऑफ टाइम। तो पहले 3 महीने का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, फिर इसमें से जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है वो माइनस करके 80,000 रुपये 6 महीने का निकलेगा। फिर इसमें प्लस करेंगे कितना? 50,000 रुपये, फिर 3 महीने का निकलेगा एंड सो। तो कई बारी क्वेश्चंस के अंदर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होता, तो फटाफट से बताइए ओपनिंग कैपिटल निकलेगा कैसे? या तो फिक्स्ड मेथड के थ्रू निकलेगा या फ्लक्चुएटिंग के थ्रू। तो इसके ना तो बड़े बड़े फॉर्मूला आते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाँ दोबारा से दिखा नहीं रखा है, आइए इसको मैं बुक में से दिखाता हूं। ये देखिए हम क्या बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? रिवर्स कैलकुलेशन करके। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर इन सब चीजों को प्लस कर दो और ये सारी चीजों को माइनस कर दो तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ये कौन सा मेथड का फॉर्मेट है? फ्लक्चुएटिंग का। क्लियर हो रहा है ना? बार बार मैं फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कर रहा हूं, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो ये जो फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग है ये इस तरीके से आपका आता है। इसी चीज को अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से लिखना चाहूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि क्लोजिंग कैपिटल सारी की सारी डेबिट वाली आइटम्स को प्लस कर दिया और सारी की सारी क्रेडिट वाली आइटम्स को माइनस कर दिया, तो कैपिटल एट द बिगिनिंग यानी कि ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लियर होती है ये बात? अगर यही हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना हो एज पर फिक्स्ड मेथड, तो उसके अंदर तो दो ही आइटम थी ना, एडिशनल आया या विड्रॉ किया, तो क्लोजिंग प्लस विड्रॉल माइनस एडिशनल कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग आ जाए। ये समझ में आता है? तो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, आपको इसके अंदर एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल का इफेक्ट देना पड़ता है। क्या क्या बातें आ रही हैं फर्दर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर unless the partner has introduced additional capital or has withdrawn it during the year. Closing balance of capital of previous year is the opening balance of in the capital account of the current year. कह रहे हैं कि अगर कोई भी एडिशंस ना हो रखे हो तो क्लोजिंग कैपिटल ही ओपनिंग कैपिटल बन जाता है, नथिंग न्यू। इसके ऊपर और कुछ डिटेल डिस्कशन मुझे लगा नहीं, तो मैंने इसके अंदर कुछ भी और रेप्लिकेट नहीं किया बुक में से। एक आता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जिसे आईओडी बोलते हैं। यहां पे कौन सी वाली ड्राइंग्स की बात चल रही है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, इस चीज के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगता है। तो ड्राइंग्स मीन्स द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और काइंड बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज। ड्राइंग्स में बी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट, बोथ आर डिस्कस्ड बिलो। ध्यान से पढ़िएगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मीन्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एज अ रिजल्ट इट इज कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट विड्रॉन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड कैपिटल अकाउंट रिमेन्स इन द बिजनेस। इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड फॉर विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको थोड़ा कंसाइज कर देता हूं, इतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंपैक्ट करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इंपैक्ट नहीं करेगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंपैक्ट नहीं करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इंपैक्ट करेगा। ये समझ में आता है? सिंपल। अब आईओडी के अंदर बच्चे का डाउट आया था कि सर इसको कैलकुलेट कैसे करते थे। आइए इस वाले हिस्से को रिकॉल करते हैं। ये बलराज बंद कर देना उसको। अब ना दो तरीके की ड्राइंग्स होती थी। ये देखिए, दो तरीके की ड्राइंग्स होती थी। एक होता था इररेगुलर ड्राइंग्स और दूसरा क्या होता था बच्चों? रेगुलर ड्राइंग्स। आप किसी भी ड्राइंग्स को इररेगुलर कब बोलते थे, या ऐसा पूछता हूं, रेगुलर ड्राइंग्स कब बोलते थे? और सेम अमाउंट। वेरी गुड। रेगुलर ड्राइंग्स आप तब बोलते थे जब सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल विड्रॉ हो रही होती थी। आपने 10,000 की ड्राइंग रखी है, महीने के स्टार्टिंग में हो रही है हर बार, या महीने के एंड में हो रही है हर बार, तो अमाउंट भी सेम होना चाहिए और टाइम पीरियड कब विड्रॉ कर रहे हो वो भी सेम होना चाहिए, तो उसे रेगुलर ड्राइंग बोलते थे। इसका तो बड़ा ही सिंपल सा मेथड होता था। कौन सा मेथड लगता था इसके अंदर? एवरेज मेथड। एवरेज मेथड का यहाँ पे फॉर्मूला भी होगा, नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स इनटू आईओडी का परसेंटेज इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। ये समझ में आता है? अब एवरेज मेथड के अंदर बच्चों मेन इसके बारे में डिस्कशन करना था। अब जैसे यहां पे देखिए, ये डब्बा अगर मंथली ड्राइंग्स है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मिडल, एंड, अगर स्टार्टिंग में है 6.5 याद रखिएगा। अगेन इसको निकालने का तरीका क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको वैसे याद रखना है वैसे याद कर लीजिए, अगर आपको वैसे नहीं याद है तो डब्बा याद कर सकते हैं। कोई ना कोई तरीका तो आपको अपनाना पड़ेगा। तो मंथ के स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो 6.5, मिडल में कर रहे हैं 6,
आगे आ जाओ, एंड में कर रहे हैं तो 5.5। क्वार्टरली ड्राइंग्स अगर स्टार्टिंग में है, मिडल में है, एंड में है। हाफ ईयरली ड्राइंग्स स्टार्टिंग में है, मिडल में है, एंड में है। मंथली ड्राइंग्स को, अच्छा ये तो कॉम्बिनेशन ना, फिर कुछ भी बना सकते हो, ये सिर्फ आपके इंस्टेंस के लिए दे रखा है। फिर तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है कि हमने स्टार्टिंग के 6 महीने में ड्राइंग्स करी है, फिर छोड़ दिया, बीच के 3 महीने कर लिया, ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन फिर बन सकता है। फिर आपको वहां पे फिजिकली कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, उसके अंदर कोई शॉर्टकट टेबल नहीं है। दिखाओ ना, आओ ये वाला ले लेते हैं। अ पार्टनर विड्रॉस 10,000 रुपीज पर मंथ अंडर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड 15% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट इफ ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स पहले तो कितनी हो गई, 1,20,000। इंटरेस्ट कितना हो गया, 15% इंटू डैश डिवाइडेड बाय 12। यहां तक तो पहुंच गए हम। अब एवरेज पीरियड की दिक्कत है, तो एवरेज पीरियड अगर मैं यहीं पे बना के दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ्स हो गए। हम हर बारी महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉइंग्स कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये हो गया फर्स्ट मंथ और ये हो गया लास्ट मंथ। लास्ट मंथ की हमने कहां पे विड्रॉ किया होगा, स्टार्टिंग में। अब फॉर्मूला क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। तो इसके बाद कितने महीने रहते हैं आपके, 12। और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने रहते हैं, 1। तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 6.5। आया समझ में। तो ऐसे आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स केस आ जाता है तो ये बना के करके चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज इस डब्बे के अंदर आपको बेसिक केसेस तो सारे कवर करके दे रखे। क्वेश्चन फ्रेम करिए। तो आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा उसके अंदर की स्टार्टिंग के 6 मंथ से। यस यस 12। अगर जैसे आप उसके अंदर ये लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट 6 मंथ है, तो 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, ठीक है। और स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। तो पहले ड्राइंग के बाद आपके 12 महीने रह गए हैं और आखिरी ड्राइंग के बाद 7 महीने, ठीक है ना। तो वो उसके हिसाब से आ जाएगा। अब अगर इरेगुलर ड्राइंग है तो बच्चों इसका एक सिंपल मेथड भी हो सकता है, प्रोडक्ट मेथड भी हो सकता है। आइए इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू चेक कर लेते हैं और रिकैप कर लेते हैं। जैसे ये देखिए आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपको ड्राइंग्स गिवन है, कोई टाइम पीरियड फिक्स्ड ही नहीं है, कभी भी ड्राइंग्स हो रही है, स्टार्टिंग में एंड में कोई टाइम पीरियड का गैप नहीं, अमाउंट भी फिक्स्ड नहीं है, तो इरेगुलर ड्राइंग्स हो गई। आपको सिंपली क्या करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द ड्राइंग चेक करना है। जैसे 1 मई को किया, 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचे, 11, तो 11 मंथ्स आ गया। अब हर बारी का इंटरेस्ट निकालिए। जैसे ये कैसे निकाला गया होगा, 2000 इंटू 11/12 इंटू 15%। आया समझ में। तो ऐसा हर बारी का निकालिए और उसको टोटल कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा। इसे बोलते हैं सिंपल मेथड। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सबसे सिंपल तरीका। अगर यही प्रोडक्ट मेथड से देखेंगे तो इसका थोड़ा सा, ये दोनों तो सेम ही है, बस प्रोडक्ट मेथड में आपको करना क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टोटल प्रोडक्ट आ रहा है इसके हिसाब से निकालना होता है। मतलब इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड का, इधर देखिएगा, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। अब यहां पे टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ये दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके। पिछले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, हर बारी का इंटरेस्ट निकाल रहे थे, इस बारी हम हर बारी का इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट निकाल बस। तो ये प्रोडक्ट मेथड आपका इस तरीके से बन जाता है। कोई डाउट्स इसके अंदर, क्लियर है यहां तक हम। अच्छा ये कुछ नोट्स गिवन है बच्चों। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट अ सफिक्स दैट इज पर एनम, आपको लिखा है 12% पर एनम,
तो आपको वही करना है जो ऊपर सीखा आपने। अगर वहां पे सिंपली लिखा है 12%, जैसे अगेन यही क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, 1,20,000 की टोटल ड्राइंग्स होंगी, 15% पर एनम है, तो हमने इस तरीके से कर दिया। नोट क्या कह रहा है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द सफिक्स ऑफ पर एनम, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड विदाउट कंसिडरिंग टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 15%, अगर यहां पे पर एनम ना लिखा होता तो। दूसरा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप 6/12 लेके चलेंगे। ये बात समझ में आई, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट बच्चों, सबसे ज्यादा आप जो टाइम लगाएंगे, इसके लिए ना मैंने यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट रिकैप नहीं दे रखा, एक आधा क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस जरूर कर लेता हूं, बट ये वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। गारंटी भी हो गया और पास्ट एडजस्टमेंट भी हो गया। गारंटी सॉरी, पहले पास्ट एडजस्टमेंट्स की मैं बात करूं तो पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि आपसे कोई गलती हो गई है या आपसे कोई ओमिशन रह गया है। इसका क्वेश्चन पिक कर लेते कोई भी, जैसे ये वाला देख ले, ये वाला सही रहेगा, सिंपल है। आपसे कोई गलती हो गई है या आपसे कोई ओमिशन हो गया। ओमिशन का मतलब क्या है, आप पैसा देना भूल गए हो, कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो उस चीज को ठीक कैसे करना है वही चीज यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अब ये गलती ना बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, जैसे मैं तो सिंपल केस पिकअप कर रहा हूं, बट अगेन आपका आज का टारगेट यही रहने वाला है कि क्लास के बाद आप बैठ के इसके एमसीक्यूज, इलस्ट्रेशंस, ये मिनिमम है। इसके अलावा आप अनसॉल्व करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, मतलब ये चैप्टर्स आज कंप्लीट करने ही करने हैं। इसके साथ आप एक्स्ट्रा कुछ कंप्लीट करना चाहें वो आपकी मर्जी है, बट एक एक करके चैप्टर्स कंप्लीट करते जाने हैं। तो आप जब इसके क्वेश्चन करने बैठे तो जरूर इसके एक बारी अच्छे से क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस मार लेना। XYZ shared profits in the ratio of 1,50,000 in the ratio of 2:1, but the partnership deed was silent। तो बच्चों जब डीड साइलेंट होता है तो रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1, तो गड़बड़ हो गई। तो हम क्या करेंगे, तीन पार्टनर हैं X, Y, Z, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, फॉर्म, डेबिट क्रेडिट। तो पहले पार्टनर्स को क्या बोलेंगे कि भैया जो आपको पैसा दे रखा है जरा वो हमें क्या करो, वापस दे दो। कितना वापस मंगवाएंगे उनसे, 1,50,000 रुपए। और कैपिटल जब कम होता है तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो कितना, 2:1 के हिसाब से कितना हो गया, 60, 60, 30। तो फर्म के पास क्रेडिट में 1,50,000 आ गया। फिर हम सिंपली क्या बोलेंगे, भैया ये 1,50,000 आप ही का है, आप ही को बांटना है। तो किस रेशो में बांट देंगे, बराबर, तो 50, 50, 50। तो इसका टोटल 60,000 डेबिट हो गया, 50,000 क्रेडिट हो गया। 60,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट, 30,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। तो आप अल्टीमेटली देखेंगे इन्होंने ना थोड़े शॉर्ट में कर रखा है इस चीज को, इन्होंने थोड़े शॉर्ट में कर रखा है। मैंने इसके सबसे बड़े वाला प्रेजेंटेशन ही सीधा पिक कर लिए क्योंकि एक एग्जांपल के थ्रू आपको रिकॉल हो जाए। अब बच्चों मुझे ये बात बताइए, आपने Z के कैपिटल को 30,000 डेबिट किया और 50,000 क्रेडिट किया, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आ गया, Z का कैपिटल क्या होना चाहिए, 20,000 से क्रेडिट होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर 60,000 डेबिट किया, 50,000 क्रेडिट किया, तो अल्टीमेटली 10,000 डेबिट, 10,000 डेबिट। तो अगर इसका सिंगल जर्नल एंट्री बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, X कैपिटल, Y कैपिटल टू Z कैपिटल। पेपर में प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा, आपको प्रॉपर तरीके से ही प्रेजेंटेशन करके दिखाना है। क्लियर हुआ बात। तो पास्ट एडजस्टमेंट्स में आप इसी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, गारंटी की जब हम बात करते हैं तो बच्चों गारंटी कई तरीके की होती है। गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर, बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो तीन पार्टनर हैं A, B, C,
तो ए को गारंटी फर्म ने दी, अल्टीमेटली फर्म का यहां पे क्या मतलब हो गया, रिमेनिंग पार्टनर्स। गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर, बी ने ए को गारंटी दिया सिर्फ। गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म, ए ने फर्म को गारंटी दिया कि भैया मैं मिनिमम इतना पैसा कमा के दूंगा। साइमल्टेनियस गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर एंड बाय पार्टनर टू फर्म। आइए इसका भी एक क्वेश्चन का रिकैप ले लेते हैं। इसका ना एक अच्छा क्वेश्चन था, अगेन बहुत सारे केसेस हैं, इसको कवर कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। एज पर दिस बुक, Jay, Vijay and Karan were partners of an architect firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. Their partnership deed provided the following: a monthly salary of 15,000 each to Jay and Vijay. तो जय और विजय को सैलरी मिल जाएगा। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपए। करण को पहली गारंटी मिल रही है कि भाई तेरे को कम से कम 5 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा। और जय गारंटी दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ 2 लाख रुपीज। जय ने फर्म को गारंटी दिया है कि भैया मैं 2 लाख रुपए कमा के दूंगा ही दूंगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग फ्रॉम द गारंटी ऑफ गारंटी टू करण, कौन सी गारंटी की बात चल रही है, पहले की, उन्होंने ना वर्डिंग मिक्सअप कर दी है, विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। ड्यूरिंग द ईयर जय अर्न अ फीस ऑफ 1,75,000, जबकि उसने बोला था कि मैं 2 लाख रुपए कमा के दूंगा, तो कितने की कमी रह गई, 25,000 रुपए की। एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज 15 लाख। तो पहले तो हम जय को बोलेंगे भाई तू 25,000 रुपए ला के दे हमें। इस 15,25,000 में से 3,60,000 रुपए माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आया उनको इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। रेशो क्या गिवन है इनका, 2:2:1। तो 2:2:1 के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब करण को गारंटी दी गई थी कि भाई तेरे को 5 लाख रुपए मिलेगा, तो डेफिशिएंसी कितने की आ रही है यहाँ पे, 2,67,000 की। अब ये डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा, जय और विजय किस रेशियो में पूरा करेंगे, 3:2 के रेशियो में। समझ में आता है बच्चों ये? तो फंडामेंटल्स के चैप्टर में यही था। इसके लास्ट के अंदर अगर आप देखेंगे एक पूरा ग्राफ बना रखा है, ग्राफ के अंदर यही सारी चीजें रिकैप के अंदर शॉर्ट में दे रखी है। टुवर्ड्स द एंड इसके एमसीक्यूज है, कोई डाउट्स इसके अंदर?